नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। गुजरात के नतीजे आ गए हैं। क्या ये नतीजे मध्य प्रदेश में दोहराए जा सकते हैं? यानी क्या बीजेपी फिर से अपनी सरकार बना सकती है, या शिवराज सिंह चौहान के रहते ये संभव नहीं है, या फिर शिवराज सिंह चौहान ही वो इतिहास दोहरा दें, पीएम मोदी का चेहरे के साथ बीजेपी का काम बन जाए, क्योंकि बीजेपी कह चुकी है कि वो पीएम मोदी के चेहरे से ही 2023 के चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है मध्य प्रदेश में? क्योंकि इतना आसान होता तो फिर गुजरात में कुछ छोड़ दीजिए आप, तो हिमाचल में किसका चेहरा था? क्या हिमाचल में केंद्र की और बीजेपी की योजनाएं नहीं थी? लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। 97% हिंदू बहुल, फिर से कह रहा हूं, हिंदू बहुल राज्य हिमाचल में बीजेपी ने सरकार गंवा दी। तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा होगा? क्या सीन बनेगा? छोटा सा विश्लेषण है, हम आपको बताते हैं। देखिए, गुजरात में अगर कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का केडर का चुनाव के पहले सक्रिय होना, 5 साल तक एक अलग ही दुनिया में रहना था। दूसरी वजह पीएम मोदी का करिश्मा, चेहरा, जादुई व्यक्तित्व। और तीसरी वजह बीजेपी का कारपोरेट स्टाइल में चुनाव लड़ना। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी हालात अलग हैं। यहाँ पर कांग्रेस सक्रिय है। कमलनाथ खुद कारपोरेट स्टाइल में सियासत करने के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन गुजरात में 15% वोटर थे और 27 सीटें थी। मध्य प्रदेश में 22% वोटर आदिवासी हैं और 47 सीटें तो एसटी के लिए हैं, लेकिन कुल 47 के साथ 80 सीटें ऐसी हैं, इंक्लूडिंग 47, जिस पर आदिवासी मतदाता तय करते हैं कि नतीजा क्या जाएगा। तो ऐसे में क्या गुजरात का इफेक्ट यहां दिखेगा? क्योंकि अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, कि गुजरात में तो अंदर खाने डील थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। अगर ये डील यहां हुई कि बाहर हम लड़ेंगे, दुश्मन होंगे, अंदर ठीक है, आइए, वेलकम, स्वागत है आपका, क्योंकि सीधी सी बात है, फायदा होगा, विपक्षी वोटों का बंटवारा होगा। और इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है। इसी को राजनीति कहते हैं। राजधन नीति, यानी राज करने की नीति, वो नीति जिसमें हमें राज मिले, सब जायज है। तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी, अब देखिए आप, अगले महीने से ये केजरीवाल और सिसोदिया और भगवंत मान के दौरे शुरू हो जाएंगे। आदिवासी इलाकों में अभी हम लोग देख रहे हैं, जहां हम लोग रहते हैं, मैं खुद कम से कम 50 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुपों में मुझे जोड़ा गया है। छोटे छोटे गांव में उनके व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं। तो तैयारी आम आदमी पार्टी की शुरुआती है, लेकिन है, दिखाई देती है, उपस्थिति है। कई लोग उनसे प्रभावित हैं। अब ऐसे में जो डॉक्टर हीरालाल अलावा हैं जयेश के, उनका एक बयान आपको सुनना चाहिए। मनावर के विधायक हैं, कुक्षी में उन्होंने एक महासभा की थी, महासम्मेलन। उसमें उन्होंने 80 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, जो मध्य प्रदेश की, जहां पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में है। उनमें से 47 तो उन्हीं के लिए रिजर्व हैं। ये बयान सुनिए। इस महापंचायत में हमने मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्य के जो युवा उपस्थित हुए, जो मिशन युवा नेतृत्व 2023 पर मिलकर काम करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में नई कहानी लिखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जयेश अभी 47 रिजर्व सीटों के साथ साथ 35 सीटें अन्य सीटें, इसमें लगभग 80 सीटों पर अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। और इस महापंचायत में जो युवा शामिल हुए, जो समर्थन मिला है, तो निश्चित ही प्रदेश की राजनीति में जयेश 2023 में नया करने वाला है। देखिए, आज जयेश स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र लीडरशिप के लिए काम कर रहा है। हम किसी भी पार्टी के बैनर तले ये जयेश का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है। जयेश मिशन युवा नेतृत्व के तहत किया जा रहा है। राजनीतिक दलें पिछले 70 सालों से, चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य दल हो, हमारे आदिवासी भाइयों को, जल जंगल में रहने वाले हमारे किसान, गरीब, मजदूर और अन्य वर्ग के लोगों इन्होंने छला है। तो कहीं न कहीं ये नया नेतृत्व देने की दिशा में जयेश की ये महापंचायत हुई है और इस महापंचायत के माध्यम से मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होगा। तो आपने डॉक्टर हीरा अलावा का यह बयान सुना, यानी कि जयेश 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस बीजेपी से इतर। अगर पार्टियों ने दिया तो ठीक, नहीं तो स्वतंत्र लड़ेगी।
उनका नारा ही है युवा स्वतंत्र नेतृत्व। इसका मतलब अगर जयेश से प्रभावित युवा या मतदाता है तो वो यह न कांग्रेस में जाएगा न भाजपा में जाएगा, वो जाएगा जयेश के उम्मीदवार को। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है, ये सब इतना आसान नहीं है। ये बातें 2017 में भी जयेश ने कही थी, बाद में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जयेश के भी कई धड़े हैं, ये कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब एक सीन आप कल्पना कीजिए कि जयेश, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, चार के बीच में मुकाबला हो रहा है। तो इस मुकाबले में कमलनाथ कहते हैं कि जयेश हमारा डीएनए है, कांतिलाल भूरिया कहते हैं कि जयेश हमारा है। तो विचारधारा के स्तर पर क्या होगा अगर ये सब लड़े? तो जो विपक्षी वोट है, सरकार विरोधी वोट है, या हम कहें कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है उससे प्रभावित जो वोट है वो डिवाइड हो जाएगा गुजरात की तरह। और मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर से फायदा होगा और वो बड़ी सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता में आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जयेश अगर 80 सीटों पर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को फायदा है। आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा है, कांग्रेस को नुकसान है। अब कांग्रेस को ये हक नहीं है कि वो किसी को चुनाव लड़ने से रोक ले, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय होती तब भी वो लड़ते। और जयेश एक प्रेशर ग्रुप है, सामाजिक संगठन अपने आप को बताता है, लेकिन सियासत, सामाजिक से ज्यादा सियासी मुद्दे उसके होते हैं, तो वो भी चुनाव लड़ेगा। हो सकता है कि जयेश और जयेश कोर कमेटी के उम्मीदवार अलग खड़े हो जाएं, तब भी नुकसान है कांग्रेस को। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो 2023 का जो सियासी सीन दिख रहा है, मुझे इस समय दिख रहा है करीब 1 साल पहले, इसी समय चुनाव होंगे पहले हफ्ते में, वो मुझे यही लग रहा है कि ऐसा होगा और यहाँ पर उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए, इसमें जरूर बताइएगा। लेकिन आपको ये जरूर बता दूं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। सत्ता के लिए मध्य प्रदेश में 50% आप जोड़ लीजिए, 116 सीटों की जरूरत पड़ती है। जिसके पास 116 सीटें हैं उसकी बहुमत है। पिछली बार तो एक फ्रैक्चर मैंडेट था, एक ऐसा उलझा हुआ मैंडेट था जिसमें कमलनाथ की सरकार तो बनी पर 15 महीने में गिरा दी गई या गिर गई, उनके लोग बिक गए जैसा कि आरोप लगते हैं, या उनको नैतिकता जाग गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी से चुनाव लड़के जीत गए। तो अब 230 सीट में से अभी क्या स्थिति बनेगी 2023 में, इसका इंतजार करना पड़ेगा। मुद्दे बहुत खतरनाक रहने वाले हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार 1 लाख नौकरियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन जमीन पर लोगों को मिलेगी तब उसे यथार्थ माना जाएगा। आउटसोर्स एक बड़ा मुद्दा है। अतिथि शिक्षकों को लंबे समय से उलझा कर रखा गया है, वो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। किसान एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हो सकता है कि कांग्रेस परेशान होकर फिर से कर्ज माफी का दाव खेल ले, जो कि कामयाब हुआ था पिछली बार। इस तरीके की कई नई नई चीजें इस चुनाव में देखने को मिलने वाली है। हो सकता है मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बदल के बीजेपी मैदान में उतरे, या न उतरे तो संगठन का चेहरा बदल के मैदान में जाए। बहुत कुछ होने वाला है। अगले कुछ महीनों में आप देखिए कि हफ्तों में ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू हो जाएंगे। जो बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत जिसकी तारीफ करने चाहिए कि गुजरात में मान लीजिए कल चुनाव समाप्त हुआ, आज बीजेपी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को काम पर लगा दिया जाएगा। आज से पूरे 5 साल काम लेती है बीजेपी, एक्टिव रखती है अपने कार्यकर्ताओं को। और कांग्रेस में इंतजार अगले चुनाव के पहले का, तब तक जो अपने गॉडफादर नेता हैं उनकी परिक्रमा गणेश जी की तरह करो और उम्मीद करते रहो कि आपका कुछ भला हो जाएगा। कांग्रेसियों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन जो कड़वा सच है वो मैं कह रहा हूं। सत्ता हासिल करनी है तो बीजेपी की सोच की तरह, बीजेपी की रणनीति की तरह, जैसा बीजेपी सोचती है, करती है, उसी तरीके से कांग्रेस को
या किसी अन्य पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी। 12मासी 24/365 पॉलिटिक्स कर पाएंगे तब जाकर आप बीजेपी को हरा पाएंगे, वरना एक बार फिर भाजपा, फिर शिवराज का नारा चरितार्थ होता दिखेगा। वक्त 12 महीने का है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जयस किस तरीके की रणनीति बनाती है, इसका हम इंतजार करेंगे।